हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं सभी को नमस्ते, गुड गुड इवनिंग, सलाम। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी तन मन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में पाचन तंत्र देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे बंधु। तो भाई लोग मानव जो है, मानव का आहार नाल मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे आपका जानवर हो गया, गाय भैंस भालू बंदर बाघ इत्यादि में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। भोजन के पाचन के लिए सभी, आपका क्या हो गया भाई, तो सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं। तो मेरे, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, मानव से लेकर के जानवर तक में, सभी उच्च श्रेणी में एक विशेष आपका पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। ये आहार नाल से संबद्ध कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है। इससे संबद्ध कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो मेरे प्यारे बंधु, सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, और यह जिसे हम लोग आहार नाल के नाम से जानते हैं। और इससे संबद्ध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो उसको पचाने में मदद करता है, जो पाचन के लिए एक प्रकार का पाचक रस छोड़ता है। ये पाचन ग्रंथियां जो होती है, ये कुछ पाचक रस छोड़ती है। क्या भाई, छोड़ती है, कुछ पाचक रस छोड़ती है, जो क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है भाई, ये आहार नाल से संबद्ध कुछ पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए एक प्रकार का रस छोड़ती है, जो आपका यह पाचन क्रिया में मदद करता है। यह जो होता है मनुष्य में यह एक कुंडलित रचना है। यह एक क्या है, कुंडलित आपका रचना है आपका, जिसकी लंबाई कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। 8 से आपका 10 मीटर तक होता है। देखो भाई, ये आपका फिगर जो है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये माउथ से लेकर आपका एनस तक, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई कितना होता है भाई,
तो 8 से 10 मीटर होता है। और जो बकल कैविटी से लेकर जो आपका बकल कैविटी से लेकर एनस तक फैली रहती है, फैली आपका रहती है। तो मेरे दोस्त यहाँ क्या है, ये आपका क्या है, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी से लेकर के आपका क्या है भाई, ये सभी एनस तक, ये क्या है, एनस तक फैली रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई कितना होता है भाई, 8 से 10 मीटर होती है। इसके विभिन्न भाग होते हैं, इसके जो है आपका विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, जिसकी चर्चा मैं आपको आगे करूँगा एक एक करके। तो भाई मेरे इसको अब मैं मिटाता हूँ, ठीक है भाई। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखेंगे हम लोग इसका भाग कौन कौन से होता है, उसकी चर्चा बृहत रूप से हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, इसमें आता है, पहला आपका आता है बकल कैविटी। पहला क्या आता है भाई, तो देखो बकल कैविटी, ये जो होता है, ये दो जबड़ा के जो खोल है, ये है बकल कैविटी। पहला आपका क्या है भाई, तो आपका पहला है बकल कैविटी, इसको कहते हैं हम लोग मुख गुहा। तो भाई मुख गुहा ये पहला है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला भाग है, ये पहला अंग है, जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो मुख गुहा कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। यह आहार नाल का पहला भाग है। यह क्या है भाई, यह आपका आहार नाल का पहला भाग है। क्या भाई, पहला भाग है, यह आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़ा से क्या रहता है, घिरा रहता है। ऊपर वाला, ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला ऊपरी जबड़ा, और नीचे वाला है, ये जो है आपका नीचे वाला जबड़ा कहलाता है। ये क्या है भाई, ऊपरी जबड़ा तथा निचली जबड़ा से घिरा रहता है। क्या रहता है भाई, तो घिरा रहता है। और क्या रहता है, ये जबड़ा को बंद करने के लिए दो मांसल लिप्स रहता है। जो ऊपर वाला ये जो देखते हैं ठोर हमारा क्या है, लिप्स है। तो ये दोनों जबड़ा को क्या करता है, ये बंद करने का काम करता है। ये इसमें क्या रहता है भाई, तो लिप्स रहता है, ऊपर वाला लिप्स और नीचे वाला लिप्स जो है आपका, ये जो है ना, ये आपका लिप्स है, ये आपका लिप्स है। तो ये दोनों लिप्स के सहारे क्या करता है, यह जबड़ा को बंद करता है। अब भाई इसी जबड़ा के अंतर्गत जीभ होता है। क्या होता है भाई, तो जीभ होता है। ये जीभ का क्या काम है भाई, तो जीभ जो है यह एक मांसल रचना है। यह एक मांसल रचना है, जो फर्श पर स्थित होता है। क्या रहता है, फर्श पर स्थित होता है। यह जीव क्या है भाई, तो यह एक मांसल रचना है, जो फर्श पर स्थित रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं जीभ कहते हैं, टंग जिसको कहते हैं। इसका अगला सिरा जो होता है आपका, इसका अगला सिरा जो होता है, अगला सिरा स्वतंत्र रहता है, तथा पिछला सिरा जो होता है, ये पिछला सिरा जो होता है फर्श से जुड़ा रहता है। आपका क्या रहता है भाई, तो फर्श से जुड़ा रहता है। क्या रहता है भाई, फर्श से जुड़ा रहता है। ठीक है भाई, तो ये इसमें एक प्रकार का ये जो फर्श से जुड़ा रहता है। और इसमें जो है, इसमें आपका छोटे, इसमें
छोटे छोटे, कई छोटे छोटे आपका अंकुर, पैपिली, अंकुर, अंकुर पैपिली, अंकुर जिसको पैपिली कहा जाता है, पैपिली कहा जाता है, PAPILLAE, पैपिली। ये जो रहता है अंकुर रहता है, जिसे हम लोग स्वाद ग्रंथियां कहते हैं, जिसे स्वाद ग्रंथि कहा जाता है। तो भाई ये जो रहता है आपका जीव जो रहता है, आगे की ओर जो रहता है स्वतंत्र रहता है, पीछे जो फर्श पर पीछे जो है वह जुड़ा रहता है, और इसमें कई छोटे 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 क्या है भाई, तो अंकुर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैपिली कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वाद ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और भाई ये स्वाद कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो भाई इसमें जो है इसी स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य भोजन को जो है, इसी स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य जो है, स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन की विभिन्न स्वादों, जैसे आपका मीठा हो गया, मीठा हो गया, खारा हो गया, खारा हो गया, खट्टा हो गया, आपका कड़वा हो गया, कड़वा आदि का पता चलता है। तो वही क्या होता है, आदि का पता चलता है। अब देखो भाई पता चलता है, और मीठा वाला जो भाग होता है, ये जीव का अगला भाग से मीठा का पता चलता है। तो जीव जो होता है इस टाइप का, आपका जीव जो होता है ये इस टाइप का आपका, इस पर क्या रहता है, तो भाई छोटा छोटा क्या है, ये आपका क्या है, तो भाई ये आपका क्या है, छोटा छोटा ये सब है, पैपिली है, क्या भाई ये जीव है, क्या है, ये आपका जीव है ना भाई, ये आपका मैं जीव बनाया, ये आपका जीव है, जिसको टंग कहते हैं, टंग, TONGUE, टंग। तो ये जो है टंग जो है, ये टंग में क्या है, छोटा 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 ये पैपिली है। तो पहला जीव का अगला भाग, जीव का अगला भाग, जीव का अगला भाग से हमको क्या पता चलता है, तो मीठा का स्वाद पता चलता है। जीव का अगला भाग से हमको क्या पता चलता है, तो मीठा से पता चलता है। जीव के किनारे वाला भाग, देखो ये वाला किनारे वाला भाग, तो भाई जीव के किनारे, किनारे वाला भाग, किनारे वाला भाग से हमको क्या पता चलता है, तो पिछला भाग से ये हमको किनारे वाला भाग से आपको नमकीन, इससे क्या पता चलेगा भाई, तो नमकीन हो गया, खारा हो गया खारा हो गया, खारा हो गया। तो नमकीन और खारा जो है इसको हमको पता चलता है। और जीव के पिछला हिस्सा, जीव के पिछला हिस्सा से हमको तीखापन का महसूस होता है, तीखा जिसको कहते हैं, तीखापन मतलब तीखा जो लगता है, वो आपका जीव का पिछला भाग से पता चलता है। और आपका आधा पिछला आधा अगला, तो भाई आधा पिछला तथा आधा अगला, यानी मोटा मोटी बीच वाला भाग जो होता है, जीव का, आपका जीव का आधा पिछला भाग आधा अगला भाग से हमको क्या पता चलता है भाई, तो इससे पता हमको चलता है उमामी का। उमामी का मतलब होता है, मतलब मिला जुला, क्या होता है, खट्टा मीठा मतलब मिला जुला रूप। खट्टा का भी पता चलेगा, मीठा का भी पता चलेगा, तीखा का भी पता चलेगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है भाई, जीव का मतलब बीच वाला भाग से हमको क्या पता चलता है, तो उमामी का पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, माने मिला जुला रूप हमको इससे पता चलता है। अब देखो भाई ये बकल कैविटी के अंतर्गत ऊपर और नीचे दांत लगे हुए हैं।
अब भाई ऊपर और नीचे क्या है, दांत लगे हुए हैं। चलिए मैं बकल कैविटी से अब आगे चलेंगे, क्योंकि बकल कैविटी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बकल कैविटी में क्या होता है, दांत होता है। क्या होता है भाई, तो दांत, ये दांत क्या है, अब ये दांत जो है, दांत मुख गुहा के ऊपरी, मुख गुहा के ऊपरी, ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत, जबड़े पर दांत व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित दांत क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ये दांत जो है ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। देखो भाई, ये दांत हमारा क्या है, ये दांत निचला जबड़ा का है और ये दांत क्या है, ऊपरा जबड़ा का है। ये दांत जो है ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में व्यवस्थित रहते हैं। ये प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा रहता है। ये दांत क्या है, हमारा ये मसूड़ा है, इससे क्या है, ये जुड़ा रहता है। दांत का वह भाग, अब देखो भाई, दांत का, ये आपका दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है, मसूड़े में धंसा रहता है, उसे क्या कहते हैं भाई, तो धंसा रहता है तो उसे हम उसे जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जड़, अर्थात रूट कहलाता है। क्या कहता है, जड़ कहते हैं। और अब वो जो धंसा हुआ है मसूड़ा के अंदर क्या है, ये दांत जो है, ये मसूड़ा के अंदर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। और मसूड़ा के ऊपर जो है, मसूड़ा के ऊपर वाला भाग जो होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका क्राउन। मसूड़ा के ऊपर का भाग, ऊपर वाला मसूड़े के ऊपर निकला होता है ना, तो उसे हम लोग जड़ कहते हैं। तथा मसूड़े के ऊपर निकला होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिर। जो आपका मसूड़े से ऊपर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, उसे क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्राउन, CROWN, क्राउन कहते हैं, है ना, क्राउन कहते हैं। जड़ तथा शिखर के बीच वाला, देखो जड़ और शिखर जो आपका ऊपर है, जड़ और शिखर, जड़, दांत के जड़ और शिखर के बीच वाला भाग, बीच वाला भाग को हम लोग नेक कहते हैं, यानी सीके नेक कहलाता है। ठीक है भाई, कहलाता है। अब ये दांत जो है हमारे जबड़े के अंदर क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। अब ये क्या रहता है, ये तीन भाग, दांत का क्या भाग हो गया भाई, तो तीन भाग हो गया। जड़ जो धंसी में, जो आपका मसूड़ा में धंसा हुआ भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो भाई उसको रूट कहते हैं। जड़ से आपका ऊपर वाला भाग जो सिरा जो है उसको क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, तो क्राउन कहते हैं। और उसके बाद वाला जो भाग है क्राउन और रूट के बीच वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसको हम लोग नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाई नेक कहते हैं। अब देखिए भाई, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा होता है। देखो भाई, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा होता है जिसको हम लोग कहते हैं आपका पल्प कैविटी। क्या कहते हैं भाई, पल्प कैविटी। ये क्या रहता है, ये पल्प कैविटी, प्रत्येक दांत में एक मज्जा भीतर खाली स्थान जो रहता है, थोड़ा दांत जब दांत के अंदर में जो रहता है खाली स्थान रहता है जो लाल रंग का, उसमें मज्जा रहता है, पल्प कैविटी रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं मज्जा गुहा। पल्प कैविटी को क्या कहते हैं भाई, तो मज्जा गुहा कहते हैं, है ना, ये मज्जा गुहा होता है।
इसके ऊपर दंत अस्थि होती है। ये मज्जा गुहा के ऊपर क्या रहता है? डेंटाइन होता है। ये आपका डेंटाइन होता है, ये जो बहुत ही मजबूत होता है। ये डेंटाइन क्या होता है? बहुत मजबूत होता है, जो दांत का अधिकांश भाग यही तैयार करता है। डेंटाइन क्या करता है? दांत का अधिकांश भाग, आपका अधिकांश भाग ये आपका तैयार करता है। क्या करता है भाई? तैयार करता है। दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार किया? तो डेंटाइन किया। ये क्या रहता है आपका? और ये आपका पल्प कैविटी के ऊपर रहता है, ठीक है। यह हड्डी से भी अधिक कड़ा रहता है। आपका हड्डी जितना मोटा कड़ा है, उससे भी ज़्यादा आपका क्या रहता है? यह डेंटाइन कड़ा होता है और मजबूत होता है, तथा अधिकांश भाग इस यही तैयार करता है। दांत का क्या करता है? अधिकांश भाग तैयार करता है। यह हड्डी से भी ज़्यादा क्या रहता है? कड़ा रहता है, तथा यह पीले रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है भाई? तो पीला रंग का आपको दिखाई पड़ेगा। डेंटाइन के ऊपर एक इनामेल का लेयर होता है। ये दांत अगर है, देखिए आपका, सपोज दैट ये आपका क्या है? दांत है ना भाई? तो ये दांत अगर है तो इसके ऊपर जो रहता है एक इनामेल का लेयर रहता है। क्या रहता है? इनामेल का लेयर रहता है। ये इनामेल का लेयर जो होता है, यह एक प्रकार का जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। ये एनामिल का जो लेयर है, ये दांत को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। बैक्टीरिया और बहुत सा कीड़े मकोड़े इसको क्या करता है? इसको आपको उससे बचाता है। इनामिल क्या करता है? बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का काम करता है। ये हमारा जब भोजन जो है, दांत क्या करता है? भोजन को हमारा काटने और चबाने का काम करता है। तो भाई दांत हम लोगों को क्या किया? दांत क्या किया? तो भोजन को काटने और चबाने का काम करता है। भोजन हमारा क्या हो गया? अब भोजन जो है दांत जो है, भोजन को जब हमारे मुंह में भोजन आया, तो भोजन आने के भोजन जब आता है तो भाई देखिए, इसको दांत में बता देता हूँ, क्योंकि दांत के बारे में हम लोग अभी पढ़ लेंगे, ताकि आपको हम फिर समझा देंगे कैसे भोजन हमारे शरीर में पचता है। तो भाई दांत के विषय में थोड़ा जान लीजिए। ये दांत क्या करता है? भोजन को काटने और चबाने में मदद करता है। और एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में ये 32 होते हैं। दांत की संख्या कितना होता है? तो 32 होता है। ये 32 दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। ये दांत कितना प्रकार के होगा भाई? तो 4 प्रकार का होगा। 4 प्रकार का होता है। दांत कितना प्रकार का होता है भाई? 4 प्रकार का। पहला को हम लोग कहते हैं इंसाइजर। आपका इंसाइजर, इंसाइजर, एसवार, इंसाइजर। इंसाइजर का मतलब होता है कर्तनक। क्या होता है भाई? कर्तनक। इंसाइजर का मतलब होता है कर्तनक। ये क्या रहता है? कर्तनक रहता है। ये काटने, ये क्या करता है? कर्तनक काटने का काम करता है। कर्तनक क्या करता है? काटने का काम करता है। और दूसरा क्या है भाई? दूसरा आपका क्या है? केनाइन। दूसरा क्या है आपका? केनाइन। केनाइन, CANINE। केनाइन। केनाइन क्या करता है भाई? ये भेदक का काम करता है, चीरने का काम करता है। ये क्या होता है? बगल में आपका जो नुकीला नुकीला दांत रहता है ना, वो चीरने का काम करता है। जैसे आप देखिएगा, जो खास करके मांसाहारी आपका जंतु है, मांसाहारी जंतु कौन कौन है? तो देखिएगा उसका लंबा रहता है, चीरने का काम करता है। दांत गवा देता है, चीरने का काम करता है। जैसे आप देखिए बाघ, बाघ का ये जो लंबा दांत होता है, इधर क्या, इधर इधर लंबा रहता है। उसी प्रकार आप देख लीजिए आपका, तो भाई आप देख लीजिए कुत्ता, कुत्ता का भी क्या होता है? लंबा रहता है। कैनाइन कैसा रहता है? लंबा रहता है। वो क्या करता है? चीरता है। क्या करता है? चीरने का काम करता है। तो भाई ये दांत क्या करता है? आपका कैनाइन भेदक काम करता है। क्या करता है? भेदक का काम करता है। उसके बाद आपका ले लीजिए तीसरा। तीसरा आपका क्या है भाई? तो प्रीमोलर है। क्या काम होता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर का मतलब होता है अग्रचवर्णक। क्या होता है? अग्रचवर्णक। ये क्या होता है? अग्रचवर्णक। तो ये थोड़ा थोड़ा
जब वो आपका भोजन को आप काट लिया, भोजन काटने के बाद क्या करता है, उसको चीरने का जरूरत पड़ेगा तो उससे चीर उड़ लेगा। चीरने के बाद क्या करेगा, भोजन थोड़ा टूट जाएगा। अब वो क्या करेगा, उसको थोड़ा पीसने का काम करेगा। तो ये क्या करता है, प्रीमोलर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा उसको पीसता है, उस भोजन को क्या करता है, पीसता है। अब उसके बाद चौथा जो होगा वह क्या है, मोलर है। चौथा क्या है भाई, तो मोलर। मोलर जो है ये चवर्णक है। क्या है, चवर्णक। ये क्या करता है, पीस करके उसको महीन बना देता है। उतना महीन बना देता है कि आपका लार में जो होता है ना वो सन सके। क्या करता है वो बताएंगे आपको, स्लेवरी ग्लैंड जब बताएंगे आपको ये इसके विषय में। तो भाई आपको क्या करता है, ये भोजन को क्या करता है, पहला तो आपको क्या किया, भोजन को आपको काट लिया। काटने का काम इंसाइजर का है, जिसको आपको काट लिया। उसके बाद अगर भोजन को चीरने की जरूरत पड़ेगा तो ये क्या करेगा, केनाइन जो है इसको चीर देता है। आपका क्या करता है, फाड़ देता है, चीर फाड़ देता है। और वो उससे जब छोटा हो गया तो उससे क्या करता है, आपका प्रीमोलर जो होता है उसको और थोड़ा महीन बनाता है, उसको थोड़ा हल्का फल्का और पीसता है। अब उससे जो थोड़ा और पिसाया तो वो क्या किया, वो फिर मोलर के पास चला गया। मोलर क्या करता है, उसको पूरा उसको पीस देता है। उसको क्या करता है, पूरा पीस देता है। अब हम लोग जानेंगे भाई, अब ये तो आपका देख लिए कि भाई आप दांत क्या है, दांत तो आपको देख लिए कि भाई 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपका डेंटल कैरीज होता है। आपका इसमें होता क्या है, डेंटल कैरीज क्या है, देखिए इसको भी बताइए देते हैं। आपका डेंटल कैरीज, जिसको दंत अस्थि क्षय कहते हैं, इसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं दंत अस्थि क्षय। या दंत अस्थि क्षय क्या है भाई, तो देखिए हम लोग खाते हैं। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं, या जैसे मिठाई हो गया, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम आदि खाते हैं, तथा खाने के बाद अपने दांत को अच्छी तरह से हम लोग साफ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी हालत में ये चीज़ें हमारे दांत में चिपक जाते हैं। कोई चीज़ भी अगर हम लोग खाएंगे, अगर अच्छी तरह से आप साफ नहीं करेंगे तो क्या होता है, दांत में चिपक जाता है। दांत में जब चिपक जाएगा तो इसमें शक्कर जो है, शक्कर पर शक्कर पर क्या रहता है, चूंकि वायुमंडल में भी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रवेश कर जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांत में ये बैक्टीरिया भी चिपक जाते हैं। और दांत की कड़ी परत जो इनामेल है ना भाई, जो दांत का ऊपरी परत पर बताया था कि एक प्रकार का लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं भाई, तो इनामेल। ये इनामेल से क्या करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया कर लेता है। ये क्या करता है, एक प्रकार का जो बैक्टीरिया है इस पर एक क्रिया करके उसे नरम बना देता है। इसलिए इनामेल को क्या करता है, इस पर एक क्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया करके क्या करता है, ये इनेमल को क्या करता है, नरम बना देता है। कैसा बना देता है, नरम बना देता है। और धीरे धीरे वहां एक क्या करता है, छिद्र पैदा कर देता है। दांत में क्या हो जाता है, एक प्रकार का आपका छिद्र हो जाएगा, छेद हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल कैरीज। और ये छिद्र जब हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज। और ये बैक्टीरिया तथा भोजन की महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देता है, जो अस्थायी रूप ग्रहण कर लेता है। और क्या करता है, यही अस्थायी परत को डेंटल प्लग कहते हैं। यहाँ पर क्या करता है, ये तो आपको क्या किया, आपका डेंटल कैरीज का निर्माण कर दिया। दांत क्या करता है, उसमें क्या करता है, वो छिद्र पैदा कर देता है, क्योंकि बैक्टीरिया वहां पर है। और इनामेल को क्या करता है, नरम कर देता है। और नरम करने के बाद क्या करता है, उसमें धीरे धीरे क्रिया करके उसको छेद हो जाता है। दांत में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। और अस्थायी रूप से ये बैक्टीरिया क्या रहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश कर जाएगा बैक्टीरिया तो दांत के जड़ तक पहुंच जाता है। दांत का जड़ कहाँ है, तो भाई आपका मसूड़ा के अंदर है, तो दांत के जड़ तक पहुंच जाता है। यहाँ ये संक्रमित कर देता है। दांत की जहां पर जड़ है वहां पर क्या करता है, संक्रमण कर देता है। संक्रमण जब कर देगा तो ऑटोमेटिक है घाव टाइप का हो जाता है, पस उस निकलना शुरू हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पायरिया वगैरह भी कहते हैं उसको।
अब वहां पर क्या होगा, वो दर्द पैदा करना, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो भाई अब ये तो हम लोग देखा, जैसे आप क्या किए, मुंह से, यहाँ पर क्या है, बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी से हमारा भोजन जैसे अंदर गया, तो पहले कहाँ गया, तो बकल कैविटी के अंदर गया, जहां हमारा क्या है, दांत, जीभ है और उसको दांत, तो जीभ और दांत से भेंट हो गया। भोजन को किससे हुआ, पहले भोजन क्या किया, दांत उसको काटा। अब दांत काटा जो है, भोजन को काटा, छोटा बनाया, वो छोटा बनाने के बाद क्या किया, वो केनाइन के अगर जरूरत पड़ा उसको चीरने का तो चीर दिया। जैसे आप मीट उट खा रहे हैं या आपका मटन उटन खा रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, चीरते हैं। तो बगल वाला दांत जो है इधर इधर रहता है, तो ये जो दांत रहता है जो लंबा लंबा रहता है, ये देखिएगा, ये खास करके आपका सर्प में भी ये लंबा दांत रहता है। सर्प में क्या रहता है, ये लंबा रहता है, जिसमें एक प्रकार का विष रहता है। तो वही विष क्या करता है, वो दांत जब गड़ा देता है तो वो विष उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या रहता है, यहाँ पर आपका भेदक जो है, भेदक दांत, उसको चीर दिया। चीरने के बाद वो छोटा हो गया। छोटा होने के बाद कहाँ चला गया, प्रीमोलर के पास। अब प्रीमोलर क्या करेगा, उसको थोड़ा पीसेगा। क्या करेगा, थोड़ा पीसेगा। अब थोड़ा पीसने के बाद वो भोजन फिर वो कहाँ चला, उसके बाद वो थोड़ा देखिएगा, पीछे वाला पोर्शन जो होता है ना, वो मोलर रहता है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, आगे वाला आपका ऊपर वाला जो है ऊपर वाला आगे वाला जो 2 या 3 दांत जो होता है, वो आपका क्या है, इंसाइजर है। उसके बाद पीछे वाला, उसका बगल वाला जो है, एक एक दांत ऊपर नीचे जो है, वो क्या है, या वो है आपका केनाइन है। उसके बाद पीछे वाला फिर देखिएगा दांत क्या है, आपका प्रीमोलर है। तो प्रीमोलर क्या करता है, प्रीमोलर थोड़ा पीसता है। क्या करता है भाई, थोड़ा पीसता है। अब ये फिर क्या करता है, वो फिर थोड़ा पिसाने के बाद फिर पीछे जाता है। पीछे जाएगा तो कहाँ मिलेगा, मोलर मिलेगा। इसको क्या करता है, इसको जीभ जो है आगे पीछे करता है। भोजन को क्या करता है, जीभ आगे पीछे करता है, और उसी से क्या करता है, वो स्वाद लेता है। तो जैसे भोजन को अगला भाग से जीभ को अगला भाग से जब टच करेगा तो उसे मीठा का बोध होगा, मीठा उससे महसूस होगा। फिर आपका किनारे वाला जो है वो तीखा नहीं, आपका खरा उरा जो है, नमकीन उमकीन का टेस्ट पता चलता है। और आपका पिछला हिस्सा जो है वो क्या करता है, वो भोजन का आपका तीखा या कड़वा है ऐसा महसूस कराता है, और भोजन का आनंद लोग लेते हैं। और बीच वाला जो है आपका जीभ का पिछला और निचला अगला मिलाकर के जो बीच वाला बनता है, उससे आपको क्या करता है, उमामी का पता चलता है। मतलब मिला जुला, तीखा भी, खारा भी, मीठा भी, अरे खट्टा मीठा सभी का पता चलता है। तो इससे भोजन क्या करता है, आपको पता चलता है कि कैसा है, और उसका आनंद लेते हैं। अब ये भोजन जो है, अब ये भोजन तो आपका पिसा गया आपका, और क्या हो गया, तो अब ये पिसाने के बाद अपने दोनों तरफ, जबड़ा के दोनों तरफ, 3 इधर और 3 इधर, 6 को क्या कहता है, सलेवरी ग्लैंड रहते हैं। क्या रहते हैं भाई तो भाई 6 को सलेवरी ग्लैंड रहते हैं। तो देखो भाई, अब हम लोग चलेंगे, बात करेंगे कौन सी का भाई, तो ये तो हम लोग जान गए। अब लार ग्रंथि की बात करेंगे। भोजन हमारा कहाँ चल गया है, अब लार ग्रंथि में चला गया है भाई। आराम से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। अब लार ग्रंथि जो होता है, सलेवरी ग्लैंड कहाँ है भाई, तो लार ग्रंथि क्या है भाई, तो आपका लार ग्रंथि क्या है, ये आपका लार ग्रंथि है। ये सिलेवरी ग्लैंड है, सिलेवरी, ये आपका क्या है, ग्लैंड है। तो सिलेवरी ग्लैंड जो होता है, SALI, ये क्या है, आई है, सिलेवरी, VARY, भाई कलम नहीं चल रहा है, ये क्या है भाई, आपका सिलेवरी ग्लैंड जो है, ये क्या है भाई, तो आपका सिलेवरी ग्लैंड है, VARY, सिलेवरी आपका ग्लैंड। ये सिलेवरी ग्लैंड जो है, ये मनुष्य के मुख गुहा, बकल कैविटी के दाएं और बाएं, दाएं में आपका 3 रहेगा, 3 सिलेवरी ग्लैंड रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। पहला क्या है भाई, तो पैरोटिड। दूसरा क्या है भाई, दूसरा आपका है आपका सब मैंडिबुलर। और आपका तीसरा क्या है भाई, तो सबलिंगुअल।
ये क्या है भाई? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, तो ये आपका क्या है? सबलिंगुअल। ये देखो भाई, ये 3 सैलिवरी ग्लैंड जो होता है इधर होता है और 3 सैलिवरी ग्लैंड आपका इधर होगा। तो ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? तो लार निकलता है। ये लार जो है ना भाई, ये लार जो है बहुत ही आपका ये लार निकलता है, बहुत मात्रा में ये निकलता है। तो आप देखोगे बच्चा उच्चा को देखोगे तो इतना लार निकलता है, इतना लार निकलता है कि सभी सब आपका बहुत सा बच्चा को लेटाया हो रहता है। तो ये लार जो है ना, तो ये जो है ये 3 प्रकार के हैं। ये तीनों मुख गुहा के दाएं और बाएं तरफ में रहता है। कुल मिलाकर 6 होते हैं। ये 3 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, कुल मिलाकर 6 होते हैं। इससे निकलने वाला लार जो है भोजन को लसलसा बना देता है। चूंकि भोजन कहाँ है? तो बकल कैविटी में है। जीभ का क्या काम है? उसको मिला रहा है। तो इसमें भोजन को क्या करेगा? भोजन को आपको लसलसा बना देता है। क्या बना देता है? तो लसलसा बना देता है, नहीं लसलसा बना देता है। तथा इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। ये लार में क्या रहता है? तो विभिन्न प्रकार के आपका एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? जो हानिकारक बैक्टीरिया से ये बचाता है। ये एंजाइम क्या करता है? हानिकारक बैक्टीरिया जो आपका भोजन के साथ अगर आपका चला गया है, या देखते हैं बच्चा लोग क्या करता है, बिना देखे समझे आपका क्या करेगा? जमीन से भी भोज्य पदार्थ को मुंह में डाल लेता है। वैसे हालत में क्या रहता है? बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया उसको क्या करता है? उसको एंजाइम में रहता है। बैक्टीरिया तो गया आपका, तो बैक्टीरिया को क्या करता है? ये लार में एक एंजाइम रहता है जो एक प्रकार का बैक्टीरिया को मारने का शक्ति दिया है। भगवान ने उसको क्या किया है? मारने का शक्ति दिया है, जिसके कारण क्या होता है? बच्चे लोग जो है उसको क्या करते हैं? संक्रमित होने से बच जाते हैं। भगवान ऐसा, कुदरत ने ऐसा बना दिया है कि भाई बच्चा लोग कैसे सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए क्या किया है? तो एंजाइम इसका जो लार ग्रंथि में एक प्रकार का एंजाइम होता है जो खास करके ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, मारने का काम करता है। इसमें प्रमुख एंजाइम एमाइलेज है। प्रमुख इसमें कौन कौन है भाई? तो प्रमुख एंजाइम जो इसमें है, एंजाइम एमाइलेज है। एमाइलेज, ये एमाइलेज जो है ये क्या है भाई? तो प्रमुख आपका एंजाइम है। यह क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। एमाइलेज का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देना है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। दूसरा आपका क्या है भाई? लाइपेज। दूसरा आपका पहला एंजाइम क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया लाइपेज। दूसरा आपका क्या हो गया भाई? तो लाइपेज। लाइपेज क्या है? यह भी एक प्रकार का एंजाइम है जो यह फैट को तोड़ता है। क्या करता है? फैट जो आप खाते हैं, क्या खाते हैं? तेल है, घी है, तो इस टाइप का जो आपका खाते हैं, तो ये एक प्रकार का फैट है। इसको क्या करता है? पचाने का भी काम करते हैं। लाइपेज का क्या काम है? फैट को क्या करता है? पचाने का काम करता है, या इसको तोड़कर फैटी एसिड में बनाता है। क्या कर देता है? फैटी एसिड में बदल देता है। जैसे आप खाते हैं, घी वगैरह खाते हैं या फिर आप तेल खाते हैं, तो ये सभी को क्या करता है? ये फैटी एसिड में बदल दिया। ये क्या किया भाई? तो आपका फैटी एसिड में बदल दिया। अब उसके बाद आपका फैटी एसिड के बाद आपका फैटी एसिड के अलावा ये ग्लिसरॉल में भी बदल देता है। क्या करता है भाई? ग्लिसरॉल। ये क्या करता है? ग्लिसरॉल में भी बदल देता है, में भी इसको क्या किया? बदल दिया। तो भाई ये क्या किया? लाइपेज पहला आपका एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आपका दूसरा आपका एंजाइम क्या निकल रहा है? तो लाइपेज है जो क्या करता है? फैटी भोज्य पदार्थ को क्या करता है? आपका फैटी एसिड में बदल दिया। और क्या किया? इसको ग्लिसरॉल में बदल दिया। अब तीसरा जो आता है, देखिए भाई, तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा आपका लाइसोजाइम। क्या करता है ये? लाइसोजाइम। ये क्या है भाई? लाइसोजाइम। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का एंजाइम है। यह क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल होता है। ये खास करके बैक्टीरिया का बड़का दुश्मन है। ये क्या है? लाइसोजाइम जो खास करके एंजाइम है, ये बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बैक्टीरिया को देखना नहीं चाहता है, अर्थात बच्चे में ये क्या करता है? ज्यादा रहता है।
बच्चे में क्या करता है, ये लाइसोजाइम बहुत बच्चा को सुरक्षा प्रदान करता है। वो बच्चा लोग का आदत है किसी भी चीज को मुंह में डाल लेना, कोई चीज भी दे दीजिए उसको, उसका आदत क्या है, मुंह में डाल लेगा। अब मुंह में डाल लेगा भाई, तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया को से ये बचाता है। लाइसोजाइम जो है एंटी बैक्टीरियल है। क्या भाई, तो एंटी बैक्टीरियल है। ये क्या है भाई, एंटी बैक्टीरियल है ना। ये बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। ये बैक्टीरिया का क्या रहता है, यह सबसे बड़ा दुश्मन है जो इन्फेक्शन एवं बैक्टीरिया से बचाता है। मतलब किसी भी प्रकार का उसके मुंह में क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो यह क्या रहता है भाई, तो लाइसोजाइम है। और तीसरा आपका है कैलिकेरियन। चौथा आपका क्या है भाई, तो चौथा आपका है कैलिकेरियन। देखो भाई, कैलिकेरिन। ये कैलिकेरिन जो है यह भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। ये क्या करता है भाई, तो ये तो आपको क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ेगा। क्या करेगा, ये प्रोटीन को तोड़ देता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़कर पचाने का कार्य करता है। ये कैलिकेरियन जो है एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है, तोड़कर क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। और पांचवा प्रकार का एंजाइम है लैक्टोफेरिन। क्या है भाई, लैक्टोफेरिन। ये क्या है, ये एक प्रकार के एंजाइम है। यह भी आपका एंटीबैक्टीरियल है। यह भी क्या है, आपका एंटीबैक्टीरियल। लैक्टोफेरिन ये एंजाइम जो है यह भी बैक्टीरिया का दुश्मन है। यह भी क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है जो इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। अब देखिए भाई, सेलेब्री एमाइलेज। अब उसके बाद छठा क्या है भाई, तो देखिए छठा है सेलेब्री एमाइलेज। तो देखो भाई, हमारा भोजन अभी कहाँ है, अभी माउथ में ही है। अब उसके बाद हमारा भोजन क्या है, अब उसके बाद छठा आपका जो होता है, छठा जो है वह है सेलेब्री। छठा आपका क्या है, सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर साधारण शुगर में बदल देता है। सेलेब्री एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर साधारण शुगर में बदल देता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है। इसको क्या करता है, साधारण शुगर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप भोजन खाते हो, जैसे भोजन खाते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है उसको क्या करता है, तोड़ता है। जैसे मान लिया आप मकई खाते हो तो उसमें क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या करता है, वो मीठा बना देता है। कौन भाई, तो साधारण शुगर में ये बदल दिया। ये सेलेब्री एमाइलेज जो है एंजाइम है, उसको मीठा बना देता है। कोई चीज़ भी खाते हैं आपको तो स्वादिष्ट बना देता है। कहने का मतलब क्या होता है, साधारण शुगर में बदल देता है। अब जाइए भाई, उपर्युक्त सभी एंजाइम उपर्युक्त जितना भी आपको 6 गो एंजाइम बताए हैं, शुरुआती पाचन में क्या करता है, मदद करता है। मतलब आपका पाचन का काम जो है आपका बकल कैविटी से भी शुरू माना जाए तो शुरू हो जाता है। क्योंकि भाई वहाँ पर क्या करता है, जैसे बकल कैविटी में आपका भोजन गया तो वहाँ पर करीब करीब सब एंजाइम मिलकर के भोजन को क्या करता है, तोड़ने का काम कर देता है और को उसको पचाने का क्रिया लगभग शुरू कर दिया जाता है। और तथा बाहरी रूप से स्वस्थ भी रखता है तथा इम्यून पावर को बढ़ाने में मदद करता है। ये सेलेब्री एमाइलेज जो है ये क्या करता है, ये इम्यून पावर को भी बढ़ाता है तथा लार में म्यूसिन रहने के कारण यह भोजन को लसलसा बना देता है। लार में क्या रहता है भाई, तो म्यूसिन रहता है। म्यूसिन क्या रहता है, तो भाई म्यूसिन, लार में क्या रहता है, म्यूसिन रहता है। म्यूसिन रहने के कारण क्या करता है, भोजन हमारा कैसा हो गया, तो लसलसा हो गया। कैसा हो गया, तो लसलसा हो गया। कैसा हो गया, तो लसलसा हो गया। अब भोजन लसलसा बन जाता है, जिसमें मुंह एवं ओठ को कोई प्रकार का हानि नहीं होता है। अब लसलसा अगर नहीं बनेगा तो हमारा आपका ओठ जो है, ओठ का भी काम है बंद करना और खोलना। तो आप लसलसा अगर नहीं रहेगा तो हमारा क्या करता है,
मुंह एवं ओठ को ये आपको क्या रुखड़ापन रहेगा तो हमारा हानि हो जाएगा, तो इसको क्या करता है, हानि करने से इसको बचा देता है। मुंह को अंदर में क्या रहता है, बकल कैविटी में क्या है, नरम है सब हमारा, तो वो उसमें क्या करता है, रूखापन रहेगा तो क्या होगा, हमको हानि हो जाएगा। तो इसको लसलसा कर देता है, लसलसा बना देता है। और ये क्या करता है, हमारा मुंह और ओठ को क्या करता है, बचाता है। अब देखिए, अब भोजन तो हमारा इतना काम आपने देख लिया कि भोजन आपका बकल कैविटी में क्या क्या हुआ आपने देख लिया। अब भोजन जो है खास करके फायरिंग्स, मुख गुहा बकल कैविटी का पिछला भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है, फायरिंग्स कहलाता है, नहीं तो फायरिंग्स कहलाता है, पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। देखो भाई, ये आपका ग्रास नली है, तो पिछला भाग क्या है, ये आपका पिछला जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है वो आपका फायरिंग्स है। क्या है भाई, तो फायरिंग्स PHARYNX फायरिंग्स कहलाता है। तो अब पिछला भाग क्या होता है, इसमें दो छिद्र देखो है, यहाँ पर एक छिद्र इधर चला गया, एक छिद्र इधर चला गया, तो यहाँ पर है, यहाँ पर फायरिंग्स के में क्या होता है, इसमें दो छिद्र होता है, जिसको एक को कहते हैं निगल द्वार, एगो क्या होता है, इसको निगल द्वार कहते हैं, एगो क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका श्वास नली का द्वार। यह आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। तो ये क्या करता है, ये अगला भाग जो है ये ग्रास नली में जो खुलता है, ये फायरिंग्स का जो भाग है वो कहाँ खुलेगा, तो आपका ग्रास नली में खुलेगा। कहाँ खुलेगा, तो ग्रास नली में खुलेगा। और एक ग्लूटाइटिस में चला जाता है, क्या रहता है, यहाँ पर एक ग्लूटाइटिस रहता है, यह श्वास नली, यह ट्रैकिया है, ये क्या है, यहाँ पर दो छिद्र रहता है, तो एक वो ग्रास नली में चला जाएगा छेद, और दूसरा क्या होगा, ट्रैकिया में चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपको क्या कहते हैं, कंठ द्वार भी कहते हैं इसको। यह क्या होता है, ट्रैचिया में खुलता है। तो कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना रहता है, यहाँ पर एक क्या रहेगा, एक पट्टी जैसा आपको रचना दिखाई पड़ता है, जो भोजन जब आप लेते हो या पानी पीते हो तो वो ट्रैकिया को बंद कर देता है, और भोजन हमारा कहाँ चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है, ताकि आप श्वास नली में नहीं जाए। श्वास नली में चला जाएगा तो वही सरक जाता है, क्या होता है, सरक जाता है। या भोजन का अगर टुकड़ा अगर चला जाता है किसी कारणवश, तो वहाँ क्या होता है, सरक जाता है। लोग ऐसे कहता है, अब भ्रंश भाषा में हिंदी आपका गाँव में, कि भाई किसी ने नाम ले लिया, तो नाम उनकी बात नहीं है, उसमें किसी भी तरह आपका कोई कण अगर चला गया या किसी चीज कोई चला गया आपका ट्रैकिया के अंतर्गत, तो आपको क्या सरक जाता है ना, क्या होता है, सरक जाता है। तो इसमें एपिग्लॉटिस पट्टी जैसी रचना होती है, जो एपिग्लॉटिस कहलाता है। एपिग्लॉटिस एक पतला ऐसा प्लेट नुमा, मानव मोटा मोटी कहिए उसको, एक रचना है जो खास करके ट्रैकिया को बंद करता है, ग्लॉटिस को बंद करता है, ठीक है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। मनुष्य में जब भोजन करता है तब यह पट्टी जो है कंठ द्वार को ढक देता है। कंठ द्वार का जो होता है यह पट्टी क्या करता है, पट्टी ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। अगर श्वास नली में आपका भोजन चला जाएगा तो इस हालत में आप क्या करता है, सरक जाता है लोग, और पानी भी अगर किसी कारण से वहाँ उसमें चला जाता है तो सरक जाता है। तो यही कारण है। अब देखिए ग्रास नली, ओसोफेगस, ये ग्रास नली हमारा कहाँ खुल रहा है, ये ग्रास नली जो है मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन कहाँ गया, निगल द्वार में आ गया। कहाँ, वहाँ से हमारा भोजन जो चला तो फायरिंग्स से होते हुए आपका ग्रास नली में चला आता है। ये ग्रास नली जो होता है जैसे चला आता है, और भोजन निगल द्वार से ग्रास नली में पहुँचता है। भोजन के पहुँचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह, इसमें क्या होता है, इस टाइप से तरंग की तरह भोजन जो है, जब सपोज देखो भाई भोजन यहाँ से आ रहा है तो ये क्या होगा, इस टाइप से भोजन क्या होता है, तो इस टाइप से तरंग के तरह क्या होता है, तो इस टाइप से भोजन जो है आगे बढ़ता है। देखो यहाँ पर भोजन है, फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, भोजन है, फिर आपका भोजन है, तो भाई यहाँ क्या करता है, एक तरंग उत्पन्न करता है। यह फूल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर फूल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है। एक यहाँ पर क्या करता है, तरंग की तरह भोजन पहुँचते हैं। भोजन क्या होता है, फूलता है आपका, वहाँ पर कहाँ, ये भोजन आपका ग्रास नली की दीवार में एक प्रकार का, ये ग्रास नली का आपको दीवार में एक प्रकार का तरंग की तरह आपको ये फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा।
तो ये भोजन को फूलने सिकुड़ने से आगे बढ़ता है। भोजन क्या फूलने सिकुड़ने से क्या होता है, आगे बढ़ता है। तरंग की तरह संकुचन, सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है। यहाँ से क्या होता है, फैलाव शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्माकुंचन। इसी को क्या कहते हैं भाई, तो कर्माकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो कर्माकुंचन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस, इसी को क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। तो कर्माकुंचन मतलब क्या होता है, ग्रास नली में ये कर्माकुंचन शुरू हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी गति के कारण भोजन धीरे 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 क्या होता है, इसी के गति के कारण भोजन धीरे धीरे घिसकता जाता है और ग्रास नली में पाचन का काम ये नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, ग्रास नली में पाचन का काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, केवल वहाँ से भोजन चलता है। तो वो उसको भोजन को सिरकाने के लिए, घिसकाने के लिए उसमें क्या होता है, कर्माकुंचन होता है। क्या होता है, तो कर्माकुंचन होता है। और धीरे धीरे भोजन कहाँ चलाया, तो भाई भोजन धीरे धीरे देखो अमाशय में चलाया। कहाँ चलाया भाई, तो अमाशय में चलाया। अब भोजन जो है अमाशय में आपका चलाया, कहाँ चला गया भाई, तो भोजन आपका अमाशय में चला गया। अब देखो भाई, भोजन तो अमाशय में हमारा चला गया। अब देखो भाई, यह एक चौड़ी थैली नुमा रचना है। भोजन का कहाँ आया, तो देखो भाई भोजन आपका अमाशय में चला आया। यह कैसा रचना है, तो एक थैली नुमा रचना है, जो उदर गुहा, ऊपर वाला पेट जो है ना उसको हम लोग कहते हैं उदर, और नीचे वाला को हम लोग कहते हैं अमाशय। ये जो आपका ऊपर वाला है ये उदर है, ये उदर गुहा है, ये उदर गुहा है। पेट जो है ना ये उदर है, ये उदर गुहा कहलाता है। और आपका उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैला रहता है। ये उदर गुहा जो है बाईं ओर से शुरू कर ये क्या होता है, अनुप्रस्थ रूप से ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या रहता है, ये फैला रहता है। और अमाशय का अगला भाग, ये जो देखिए अमाशय है, क्या है भाई, तो देखो अमाशय है। देखो भाई, अब इसको मैं आराम से देखो किस प्रकार समझाता हूं। तो भाई ये जो है आपका, ये देखो सपोज दैट क्या है, अमाशय। ये क्या है भाई, ये इस प्रकार का क्या है आपका अमाशय है ना, इस प्रकार का। तो भाई ये अमाशय जो है इसका अगला भाग क्या भाई, तो ये अगला भाग कार्डियक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो कार्डियक। कार्डियक जो भाई अगला भाग है उसको क्या कहते हैं, तो कार्डियक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक। ये क्या कहलाता है, तो कार्डियक भाग कहलाता है। तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। तो ये पिछला भाग क्या है भाई, तो पाइलोरिक। ये क्या है, पाइलोरिक, इसको कहते हैं हम लोग पाइलोरिक पार्ट। तो ये आपका पाइलोरिक पार्ट हो गया, कहलाता है। इन दोनों के बीच वाला भाग को फंडिक पार्ट कहते हैं। ये आपका बीच वाला भाग हो गया, पिछला भाग और अगला भाग, बीच वाला भाग को कहते हैं आपका फंडिक पार्ट। क्या कहते हैं भाई, तो आपका फंडिक पार्ट कहलाता है। तो कहने का मतलब हमारा स्टमक जो है वह 3 भाग में बटा रहा। पहला आपका क्या हो गया, कार्डियक भाग, दूसरा आपका हो गया पाइलोरिक भाग, और तीसरा आपका हो गया आपका फंडिक भाग कहलाता है। अब आहार नाल के अन्य भाग की तरह अमाशय के भीतर दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कॉलमनर टिश्यू जो होता है इसके स्तर पर होता है। ये देखिए इसमें जो आपका स्टमक में है, स्टमक में क्या है भाई, तो कॉलमनर एपिथेलियम है। कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब हो गया आपका कॉलमन के आकार का, इस टाइप का आपका क्या है, उसमें इस टाइप का आपका क्या है, सेल है। ये कॉलम टाइप का सेल है ना, ये कॉलमनर एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर बना होता है। एपिथेलियम टिश्यू में कॉलमनर सेल्स का ये बना होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। ये क्या रहता है, कहीं कहीं इसको क्या रहता है, ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का ये बना रहता है, जिसके कारण क्या रहता है, ये कहीं कहीं आपका धंसा हुआ नजर आएगा, जिससे धंसे भाग को कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये जो आपका धंसा जहाँ रहता है वहाँ पर एक प्रकार का गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाता है। क्या रहता है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्यों भाई, ये जो आपका एपिथेलियम
टिश्यू का इपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है, जिसके कारण ये क्या रहता है आपका धसा रहता है। इसमें क्या रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें धसा रहता है, ये जठर ग्रंथियों का निर्माण करता है। धसा रहने के कारण क्या करता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना, इसमें आपका 3 प्रकार का कोशिकाएं पाया जाएगा। पहला को कहते हैं हम लोग म्यूकस सेल्स, पहला को कहते हैं भाई म्यूकस MUCOCOUS, ये हो गया पहला आपका म्यूकस सेल। दूसरा आपका क्या हो गया भाई म्यूकस सेल्स। दूसरा आपका हो गया आपका पेराइटल। दूसरा आपका क्या हो गया भाई, तो पेराइटल या ऑक्सीनेट सेल, पेराइटल सेल भी कहते हैं इसको। दूसरा क्या हो गया पेराइटल सेल्स। और तीसरा हो गया जाइमोजिन सेल। तीसरा आपका क्या हो गया भाई, तो जाइमोजिन, ये आपका जाइमोजिन सेल। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने प्रकार का सेल हो गया भाई पाया जाता है, तो म्यूकस सेल हो गया, पेराइटल आपका दूसरा पेराइटल, दूसरा हो गया पेराइटल सेल्स हो गया, और तीसरा जाइमोजिन सेल्स होता है। ये तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं आपका गैस्ट्रिक जूस। इससे एक प्रकार का जठर रस निकलता है, जिसको कहते हैं जठर रस। यही जो है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार का क्या करता है, 3 प्रकार का सेल्स रहता है, जिसको म्यूकस सेल्स कहते हैं, पेराइटल सेल्स कहते हैं और जाइमोजिन सेल्स कहते हैं। ये सम्मिलित रूप से एक प्रकार का जठर रस निकालता है, जिसको हम लोग कहते हैं जठर रस, गैस्ट्रिक आपका जूस, जिसको क्या कहते हैं भाई गैस्ट्रिक जूस, है ना। ये गैस्ट्रिक जूस जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो आपका HCl म्यूकस तथा श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ये क्या रहता है, इसमें जो आपका ये जो जठर रस निकलता है, इसमें आपका HCl होगा और क्या होगा आपका पेप्सिनोजन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया। और ये पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन को आपको सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ये HCl हो गया, पेप्सिनोजन को क्या करता है, ये एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। क्या करता है, पेप्सिन में क्या करता है, बदल देता है, एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन, खास करके पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके पेप्टॉन में बदल देता है। देखो अब भोजन जो है अब पचना शुरू हो गया, कहाँ भाई, तो स्टमक में। ये स्टमक में भोजन 4 से कहीं 6 घंटा तक रहता है, इसे 4 घंटा ही माना जाए तो भोजन जो है आमाशय में भोजन कितना देर रहा, तो भाई 4 घंटा रहा। कितना रहा, 4 घंटा। कहाँ भाई, तो स्टमक में कितना रह गया भोजन, 4 घंटा। अब यहाँ क्या रहता है, चूंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपका ये यहाँ पर 3 प्रकार के आपका क्या है, यहाँ पर मैंने बताया आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हुआ निर्माण हुआ कहाँ, यह स्टमक में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में निर्माण जो हुआ, इसमें 3 प्रकार का सेल्स पाया गया। एक को कहते हैं म्यूकस सेल, दूसरे को कहते हैं पेराइटल सेल, तीसरे को कहते हैं जाइमोजिन सेल्स। ये तीनों मिलकर के क्या करता है, एक प्रकार का रस पैदा करता है, ये रस निकालता है, जिसको हम लोग कहते हैं जठर रस। ये जठर रस क्या करता है, ये जठर रस जो है इसमें खास करके HCl हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं, और पेप्सिनोजन इसमें पाया जाता है, जो खास करके ये सक्रिय रूप से क्या करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल दिया। उसको क्या किया, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। और ये पेप्सिन जो है भोजन में आए हुए प्रोटीन को क्या करता है, कार्य करता है। और ये प्रोटीन को क्या कर दिया भाई, तो प्रोटीन को आपको बदल दिया, प्रोटीन को तोड़ करके क्या बना दिया, ये पेप्टॉन में बदल दिया। क्या बदल दिया, तो भाई पेप्टॉन में। कौन, तो हमारा ये पेप्सिन एंजाइम बना, है ना। तो पेप्सिन एंजाइम बन गया, पेप्टॉन में बदल दिया, ठीक है।
अब ये पेप्सिन भोजन के प्रोटीन प्रकार करके पेप्टॉन में बदल देता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। अब इसमें बहुत हो सकता है कि भोजन में क्या है, बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो बैक्टीरिया वो उसके साथ आ गया है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। भोजन में क्या करता है, ये मार देता है। जो भी आया भोजन के साथ आ गया तो पहले तो मुंह में मार दिया, मुंह में से अगर कुछ बच उच गया है तो वह पेट में आया, पेट में क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला और ये क्या किया, बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रोटीन से में आने के कारण उसको क्या करता है, पेप्टॉन में बदल दिया प्रोटीन को। अब ये क्या करता है, यहाँ जो है, यहाँ पर आपको ये शेष जो बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस का स्राव अभी आपको मैंने बताया किससे होगा, तो म्यूकस सेल्स से होता है। ठीक है। अब म्यूकस जो है अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षा रखता है। ये क्या करता है, ये म्यूकस जो है खास करके अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है को HCl क्या है, एक प्रकार का समझिए कि एक तरह का मोटा मोटी मान के चलिए ये बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला है, तो ये क्या हानिकारक पदार्थ ही मान के चलिए। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है किसको, तो भाई आपका जठर ग्रंथि आपका म्यूकस आमाशय और उसका दीवार को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर, ये आपका लगभग आपका 3 लीटर कितना रहे भाई, तो 3 लीटर जठर रस निकलता है। ये कितना निकलता है भाई, तो 3 लीटर जठर रस आपको निकलेगा। 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव एसिडिक सेक्रेशन होता है। आमाशय में कभी कदार क्या होता है, एसिडिक सेक्रेशन कभी कदार ज़्यादा होता है, होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने के लिए म्यूकस का स्राव घट जाता है। इसका जब ज़्यादा सेक्रेशन होगा, किसका, एसिड का जब ज़्यादा आपका सेक्रेशन होगा तो इस हालत में आपका म्यूकस का स्राव कम हो जाता है, म्यूकस का स्राव घट जाता है। इसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार जब घट जाएगा, आपका एसिडिक एसिड ज़्यादा होगा तो आपका स्टमक में क्या होगा, आमाशय के दीवार में छोटा छोटा गोलाकार आपका क्या होगा, अंदर की ओर धसा हुआ घाव निकल जाता है। वहाँ क्या होता है, एक अंदर धसा हुआ घाव निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो अल्सर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, तो अल्सर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अल्सर। तो देखो भाई, ये आपका क्या कहलाएगा, अल्सर। इस प्रकार का घाव जो है, खास करके इस प्रकार का घाव जो है पेप्टिक अल्सर, ये कहलाता क्या है, तो आपका जब आपका एसिडिक एसिड का स्राव जब ज़्यादा होगा पेट में, तो ऐसे हालत में क्या होगा, म्यूकस का स्राव कम हो जाता है। और म्यूकस का स्राव आपका कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका पेट में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धसा हुआ घाव टाइप का एक नज़र आएगा। वो कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अल्सर भी कहते हैं। वैसे व्यक्तियों में जो खास करके लंबे समय तक भोजन नहीं करता है, भूखे ज़्यादा रहता है, वैसे व्यक्तियों में या करीब वैसे व्यक्तियों के पेट में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होने की संभावना आपको ज़्यादा रहेगा। अब भाई आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन का भी पाचन प्रारंभ होता है। इसके प्रोटीन को तो आपने देख लिया कि पचाने का कार्य हो गया। अब उसके बाद भोजन के साथ आपका क्या गया है, तो वसा भी गया है। ये पाचन वसा का भी यहाँ पर क्या होता है, वसा का आंशिक पाचन यहाँ शुरू हो जाता है। वसा का भी आंशिक पाचन शुरू हो जाता है। ये एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। ये यहाँ पर क्या होता है भाई, तो गैस्ट्रिक आपको पहले भी बता दिए हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज ये एंजाइम है जो खास करके वसा को पचाता है। तो भाई गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है के द्वारा गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को ये क्या कहता है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है, फैटी एसिड में। ये क्या किया भाई, तो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, ये क्या कहता है, ग्लिसरॉल में क्या करता है, कन्वर्ट कर दिया इसको।
तो भाई फैट को। यहाँ प्रोटीन का भी आपने देख लिया पाचन। अब क्या किया, फैट का भी पाचन अपना बदल हो गया। अमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लाई की तरह हो जाता है। अब क्या होता है, ये भोजन जो है इतना होने के बाद भोजन एक क्या हुआ, तो लाई के रूप में परिणत हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं काइम। ये भोजन कैसा हो गया, तो काइम के, इसको लाई एकदम लाई की तरह बना दिया, और ये लाई को हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। इसी को काइम कहा जाता है। अब ये काइम जो है अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, देखो भाई अमाशय के पाइलोरिक छिद्र, यहाँ पर आपका अमाशय का पाइलोरिक छिद्र है ना, तो अमाशय का पाइलोरिक छिद्र के द्वारा ये छोटी आंत में चला गया। तो देखो यहाँ पर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को जहाँ पर अमाशय का भाग आकर जुड़ा है, तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में ये पहुंच जाता है। अब छोटी आंत में क्या होता है भाई, यहाँ पर आपने देख लिया प्रोटीन का पाचन हो गया, और क्या देख लिया, फैट का पाचन हो गया। अब छोटी ये भोजन अब कैसा हो गया, तो काइम के रूप ले लिया। अब ये काइम जो है, ये भोजन आहार नाल से सबसे लंबा भाग, जो छोटी आंत होता है, ये सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, यह बेलनाकार होता है। यह कैसा होता है भाई, तो बेलनाकार होता है। इसका आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब जो शेष बचा आपका पाचन का काम, तो जो बचा खुचा है वो आपका छोटी आंत में ये पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, मनुष्य का छोटी आंत जो होता है वो लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये समझ लीजिए 6 मीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपका भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होता है। लंबाई संभवतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, तो मेरे भाई मांसाहारी वाला का जो छोटी आंत होगा वो छोटा होगा, क्योंकि वो उसमें क्या कहते हैं, मांसाहारी वाला का भाग जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे आओ, और आपका शाकाहारी की छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक, छोटी आंत की लंबाई आपका क्या होगा, लंबाई शाकाहारी जंतुओं में भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। छोटी आंत की लंबाई आपका भोजन के प्रकार पर निर्भर करेगा। और यह जो है मांसाहारी वाले में ये सेलुलोस पचाना, सेलुलोस नहीं होता है, वहाँ सेलुलोस क्या किस्म रहता है, तो शाकाहारी में सेलुलोस पाया जाता है, जिसको पचाने के लिए ठीक से काम कर सके, इसीलिए उसकी लंबाई क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। और आपका मांसाहारी जो है, मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। मांसाहारी जो होता है वो जो मांस खाता है उसको भोजन जो है अपेक्षाकृत आपका शाकाहारी से सरल होता है, इस अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की आंत जो होता है छोटा होता है, यही कारण है। अब छोटी आंत 3 भागों में बटा रहता है भाई। छोटी आंत देखिए, अब छोटी आंत जो है हम लोग देखेंगे ये 3 भाग में बटा है। तो देखो भाई आराम से पाचन जो है, पाचन क्रिया जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग आराम से देख रहे हैं। तो अब छोटी आंत में जो है, ये छोटी आंत जो है, छोटी आंत क्या है, ये 3 भाग में बटा है। छोटी आंत का 3 भाग में पहला जो होता है वह कहते हैं डिओडेनम। क्या कहते हैं भाई, तो आपका डिओडेनम कहलाता है, डिओडेनम। ठीक है भाई, डिओडेनम, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं, ग्रहणी। दूसरा कहते हैं हम लोग जेजुनम। दूसरा को क्या कहते हैं भाई, तो जेजुनम कहलाता है ना, जेजुनम कहलाता है। और तीसरा आपका इलियम कहलाता है। तीसरा क्या है भाई, तो इलियम। तो देखो भाई ये आपका छोटी आंत जो है ये 3 भाग में हम लोग बांट करके अध्ययन करते हैं। तो पहला आपका भाग हो गया आपका क्या भाई, तो पहला हो गया आपका डिओडेनम, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। जैसे भोजन आपका जहाँ पर आपका ये आपका स्टोमक और आपका स्टोमक और क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर आपका जुड़ा, तो वहाँ से आपका आगे वाला जो पोर्शन आएगा
वो आएगा ड्यूडेनम का। क्या आएगा? ड्यूडेनम का, जिसको आपका छोटी आंत का आपका पहला भाग है, जो आमाशय के पाइलोरिक भाग से ठीक बाद शुरू होता है। पाइलोरिक भाग जो वहां पर क्या होता है, पाइलोरिक आपको भाग बताए थे ना, जहां पर आपका स्टमक का निचला भाग और इधर का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी वाला भाग जो जुड़ता है, उसी को कहते हैं हम लोग पाइलोरिक भाग। तो उसके बाद ठीक शुरू होता है। यह प्रायः सी आकार का होता है। ये प्रायः क्या होता है भाई? तो सी आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। ग्रहणी में क्या होता है? ड्यूडेनम में एक छिद्र होता है जो खुलती है, यह छिद्र द्वारा खुलती है। यह नलिका की दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। ये क्या होता है? जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक आपका नलिका आपका पैंक्रियाटिक डक्ट तथा दूसरा नलिका आपका कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ जाता है। ये क्या होता है भाई? तो आप देखिएगा, तो इसमें एक प्रकार के दो प्रकार, इसमें कहने का मतलब है कि यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। इनमें से एक आपका पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाता है और दूसरा आपका क्या कहलाता है भाई? तो पित्तवाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। अब दूसरा भाग जो आपका देखिए, उसके बाद वाला भाग है जेजुनम। जेजुनम जो है यह छोटी आंत का मध्य वाला भाग है। यह छोटी आंत का क्या है भाई? तो बीच वाला भाग है। क्या है? बीच वाला भाग है। अब छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम से होता है। ये छोटी आंत का अधिकांश भाग जो होता है ना, वो आपका इलियम भाग होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। तो भाई ड्यूडेनम में कुछ पच गया, कुछ जेजुनम में पच गया, और जो शेष बच गया वह भाग आपका इलियम में पाचन समाप्त हो जाता है। अब पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। यहाँ पर क्या रहता है? पचाने के लिए आपको क्या रहता है? छोटी छोटी झिल्ली नाम की एक संरचना रहता है, वो क्या करता है? अब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो वो छोटी आंत में के इसी भाग में आपका क्या रहता है? छोटी आंत के सबसे अंतिम वाला जो भाग है, इलियम में शेष बचा हुआ भोजन जो है वहाँ पच जाता है और अवशोषण का भी काम यहाँ से शुरू होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन बाइल, आपका अग्नाशय, पैंक्रियाटिक जूस तथा आंत्ररस या आपका कहेंगे सक्कस इंट्रिकस, जो क्रमशः लीवर और अग्नाशय, पैंक्रियाज तथा आंत ग्रंथियों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के स्राव है की क्रिया से होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है? लीवर से आपको क्या निकल गया? तो आपको बाइल डक्ट, यहाँ पर क्या निकलता है? तो पित्त से पित्त रस निकलता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका लीवर है, तो यहाँ से आपका पित्त का स्राव किया और आपका पैंक्रियाज यहाँ है, पैंक्रियाज से क्या किया? आपका पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। और ये क्या किया? भोजन को जो शेष पचा हुआ भोजन है उसमें आकर के ये मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या होता है? यह जो है भोजन पर प्रतिक्रिया करके उसको पचाने का कार्य करता है। अब देखो यहाँ पर लीवर है, ये लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये शरीर की लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह करीब 1.5 kg का होता है। ये सामान्य मनुष्य में लगभग यह जो होता है यह 1.5 kg का होता है, जो उदर के दाहिने भाग में अवस्थित रहता है। ये उदर है, उदर के दाहिने भाग, इधर भाग में क्या रहेगा? आपका लीवर रहेगा, अवस्थित रहता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। ये लीवर जो है ये इससे एक प्रकार का पित्त आपका बाइल जूस निकलता है। ये स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय गैल ब्लैडर में होता है। यहाँ पर क्या है? गैल ब्लैडर। तो भाई पित्त से पित्त रस निकला और ये कहाँ जमा हुआ? तो गैल ब्लैडर नामक एक छोटी थैली जैसी रचना होती है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं, इससे क्या होता है? हिपैटिक डक्ट निकलती है। इससे क्या होता है? छोटी छोटी नलिकाएं, हिपैटिक डक्ट निकलती है। ये यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। ये क्या करता है? बहुत सारा छोटा नली जो है ये मिल करके एक आपका कॉमन बाइल डक्ट बना लेता है, जो पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है।
इसी से क्या रहता है, पित्त आपका जूस जो है वो कैसा है भाई, तो पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। क्या है, ये क्षारीय द्रव है। अब इसमें से कई कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम आपका नहीं होता है। पित्त के कार्य क्या है भाई, तो पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर देता है। जो एसिडिक आपका भोजन आया, कायम में अगर एसिड आ गया तो उसको क्या करता है, क्षारीय बना देता है। कौन, तो भाई आपका पित्त रस जो वो चूंकि क्षारीय है तो क्या करेगा, एसिड को बदल देगा आपका बेसिक में, अर्थात वो क्षारीय बना देता है। ठीक है, अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया करके पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण इमुल्सिफिकेशन कर देता है। ये क्या करता है भाई, तो भोजन आपका एसिडिक आ गया, कायम अगर एसिडिक आ गया तो अब पित्त रस का क्या काम है, उसको क्षारीय है, चूंकि कैसा है तो क्षारीय है, तो उसको भोजन को क्या करता है, कायम को क्या कर देता है, वो क्षारीय बना देता है। और क्या करता है, भोजन के वसा का विखंडन कर देता है, वहाँ क्या करता है, तोड़ देता है, तथा पाइसीकरण इमुल्सिफिकेशन से भोजन के वसा का इमुल्सिफिकेशन हो जाता है। ये क्या होता है, पाइसीकरण हो जाता है, ताकि वसा को तोड़ने का एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ये क्या करता है, ताकि उसको इमुल्सिफिकेशन कर दिया, पाइसीकरण कर दिया, वो क्या करता है, तो उसका करने के बाद क्या होता है, वो आसानी से एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अब ये अग्नाशय देखिए, ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज का भी अपने भोजन पाचन करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हमने क्या देखा, एसिडिक कायम से आपका लीवर का जो रस निकला आपका बाइल डक्ट से, आपका कॉमन बाइल डक्ट से क्या हुआ, आपका जो गाढ़ा हरा रंग का जो आपका क्षारीय पदार्थ आया, वो एसिडिक से भोजन को, एसिडिक कायम को क्या किया, क्षारीय कायम में बदल देता है। और वहां पर क्या करता है, आपका एंजाइम आपका पित्त जो है लवणों की सहायता से ये क्या किया भाई, तो पाइसीकरण कर दिया उसको। अब देखिए अग्नाशय का क्या काम है, तो पैंक्रियाज का क्या काम है, तो आमाशय के ठीक नीचे देखिए, आमाशय के ठीक नीचे आपका ये पैंक्रियाज है ना, तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि है। यह आपका क्या है, पीले रंग का एक ग्रंथि होता है जो अग्नाशयी पैंक्रियाज कहलाता है। ये आमाशय के जस्ट नीचे है। अब अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। अग्नाशय में भी क्या है, अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है ना, होती है, जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी पैंक्रिएटिक आपका डक्ट बनाती है। जैसे वहाँ आपका पित्त रस से क्या हुआ, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बनाया, तो यहाँ भी पैंक्रिएटिक आपका जो कॉमन पैंक्रिएटिक एक डक्ट बनाता है, जो अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी से मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है। अब ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट और क्या किया, और आपका कॉमन पैंक्रिएटिक डक्ट मिलकर एक बड़ी नलिका का निर्माण करती है, ये निकलती है। यह फिर नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। यह क्या है, फिर ये छिद्र के द्वारा क्या करता है, एक ग्रहणी में खुलती है। यह अग्नाशयी रस में आपका क्या रहता है, ट्रिप्सिन रहता है। ये क्या, इसमें क्या रहेगा भाई, तो ट्रिप्सिन, ये अग्नाशयी रस जो आपका आ गया कॉमन पैंक्रिएटिक डक्ट से आपको क्या निकल गया, ट्रिप्सिन के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। ये अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन एमाइलेज, यहाँ क्या रहता है भाई, तो ट्रिप्सिन आपका क्या रहता है, तो यहाँ है ट्रिप्सिन, क्या है ये, ट्रिप्सिन एमाइलेज देखो भाई, ये ट्रिप्सिन एमाइलेज। और क्या है भाई, यहाँ लाइपेज है, यहाँ क्या है, लाइपेज है ना, यहाँ लाइपेज है। उसके बाद न्यूक्लियस आपका क्या है, न्यूक्लियस आपका नामक एंजाइम है। तो भाई देखो यहाँ पर जो है हम लोग देखा कि कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन पैंक्रिएटिक डक्ट से आपका इसमें जो रस आया उसमें एक प्रकार का ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज और न्यूक्लियस, ये क्या है, एक प्रकार का इसमें एंजाइम पाया जाता है
है ना भाई। ये एंजाइम क्या करता है, और देखो भाई ये एंजाइम क्या करता है, आपका अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार से क्रिया करता है। तो देखो भाई भोजन को जो है, अब ये 3 प्रकार, ये आपका जो आपका एंजाइम निकला, तो सपोज दैट एमाइलेज क्या है भाई, तो एमाइलेज का काम है स्टार्च को तोड़ना। एमाइलेज का क्या काम है, स्टार्च को तोड़ना, ठीक है। अब भाई देखो आपका एमाइलेज प्लस आपका स्टार्च मिल गया, और प्लस ग्लाइकोजन, प्लस आपका ग्लाइकोजन, ये क्या है भाई, तो ये एमाइलेज और ये भोजन है, स्टार्च है, और ये एंजाइम है ग्लाइकोजन। अब ये तोड़ करके भोजन को माल्टोस में बदल दिया, क्या बदल दिया, माल्टोस में, ठीक है भाई। अब फिर यहाँ पर क्या है आपका लाइपेस, क्या है लाइपेस, और क्या है भाई इमल्सीकृत रस, क्या है इमल्सीकृत, जो हम लोग देखा था वहां पर कि इमल्सीकृत रस है। ये भोजन को क्या किया, वसा अम्ल में बदल दिया, क्या बदल दिया, वसा अम्ल में, जो कहते हैं ना फैटी एसिड, और आपका ग्लिसरॉल में बदल दिया, ग्लिसरॉल, तो फैटी एसिड में बदल दिया। तो स्टार्च यहाँ क्या किया, यहाँ पर आपका फैट जो है पचाने का काम करता है, तो इसमें क्या करता है, एसिटिक एसिड में बदल दिया। और न्यूक्लियस नामक आपके दूसरा आपका एंजाइम, तीसरा आपका क्या निकल गया है यहाँ पर, न्यूक्लियस, क्या है भाई न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्लस आपका न्यूक्लिक, आपका क्या भाई न्यूक्लिक एसिड है ना, ये आपका न्यूक्लियस क्या है एंजाइम है, और आपका न्यूक्लिक एसिड है, ये मिलकर के क्या बना दिया, तो ये बना दिया आपका न्यूक्लियोटाइड्स, ये बदल दिया क्या भाई न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियो आपका टाइड्स, ये भोजन को क्या बदल दिया, न्यूक्लियोटाइड्स में बदल दिया, ठीक है भाई। अब ये आप देखो, अब ये तो आपका देख लिया कि भाई यहाँ पर 3 प्रकार का एंजाइम निकला, यहाँ से बाइल डक्ट, और यहाँ कॉमन बाइल डक्ट, और क्या यहाँ से पैंक्रियाटिक बाइल डक्ट से क्या निकल गया, ये 3 प्रकार का एंजाइम निकला, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, और न्यूक्लियस, ये तीनों मिलकर के क्या किया, ये भोजन को स्टार्च को माल्टोस में बदल दिया, और क्या किया वसा को आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया, और अंत में क्या कर दिया न्यूक्लियोटाइड्स में बदल दिया। अब देखो आंत ग्रंथियां, आंत में भी क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आंत कुछ ग्रंथियां हैं। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है, छोटी छोटी जो आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, तो आपका स्मॉल आपका ग्रंथियां हैं, है ना, छोटी कई ग्रंथियां होती है। इनका स्राव आंत रस के रूप में होता है। ये क्या होता है आपका स्मॉल आपका जूस में आंत रस के रूप में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। ये जो आपका आंत रस जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं आपका क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस, सॉरी सक्कस एंटेरिकस कहलाता है। तो ये आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनकी क्रिया करता है। ये आंत रस जो निकलता है, अब देखो भाई इसमें आंत रस निकला, अब छोटी आंत में क्या है भाई, तो आंत रस भी है। अब ये आंत रस क्या करता है, तो इस प्रकार क्रिया करता है, जैसे आपको पेप्टाइडेस, ये क्या होगा आंत पेप्टाइडेस प्लस पेप्टॉन, क्या हो गया पेप्टॉन, इसको क्या बदल दिया एमिनो अम्ल में, क्या बदल दिया आपका एमिनो अम्ल, ठीक है भाई। अब एमिनो अम्ल में बदल दिया। अब लाइपेस, बची हुई इमल्सीकृत वसा, अब क्या बता लाइपेस यहाँ पर क्या है, ये आंत रस निकल रहा है। अब ये लाइपेस जो है, अब बचा हुआ आपका बची हुई बची हुई इमल्सीकृत वसा को क्या कर दिया, तो वसा अम्ल में बदल दिया, क्या कर दिया वसा अम्ल में बदल दिया, और आपका ग्लिसरॉल में बदल दिया। तो भाई ये
और इसके बाद इसमें और आंतरस में और निकलता है तो इन्वर्टेस। इन्वर्टेस क्या है भाई? तो आपका इन्वर्टेस प्लस सुक्रोस प्लस आपका सुक्रोस है ना, तो ये बदल दिया आपको ग्लूकोस में। ये क्या बदल दिया? ग्लूकोस। ये क्या है? ग्लूकोस। और फ्रक्टोस प्लस आपका बना दिया फ्रक्टोस। तो देखो भाई ये क्या किया, ये भोज्य पदार्थें आपका न्यूट्रिएंट में बदल दिया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और माल्टेस प्लस माल्टोस, अब यहाँ पर और निकलता है आपका माल्टेस अतः प्लस माल्टोस। ठीक है, इसको बना दिया आपका न्यूकोस, आपका बना दिया ग्लूकोस। क्या बना दिया? तो ग्लूकोस। और क्या बना दिया? ये बना दिया ग्लूकोस, है ना। अब लैक्टोस, अब यहां पर निकलता है लैक्टोस और प्लस आपका लैक्टेस प्लस लैक्टेस। तो ये क्या बना दिया आपका? ग्लूकोस और गलैक्टोस। ये बना दिया आपका ग्लूकोस और क्या बना दिया? गलैक्टेस, जिसका क्या होता है आपका पाचन हो जाता है, जिसका क्या होता है अब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस प्रकार जो है छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। यहाँ क्या हो गया आपका आपका भोजन का पाचन का क्रिया क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब भाई जिससे भोजन का जटिल और घुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाता है। ये जो आपको देखा जो जटिल था, इसका अणु जो था, खासकर न्यूट्रिएंट्स का अणु जो था वह काफी जटिल था, वो क्या हो गया? अब सरल अणु में क्या हो गया? बदल दिया। अब सरल अणु में बदल दिया तो सरल घुलनशील अणु में बदल जाता है। ये इस प्रकार अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है। यहाँ आते आते आपका जो कायम देखा आपने वह बहुत ही तरल हो जाता है, इतना तरल हो जाता है कि मत पूछिए, बहुत तरल हो जाता है, एकदम पानी के जैसा हो जाता है। तथा अब यह चाइल कहलाता है, एकदम पानी की तरह हो जाएगा। वो क्या होगा? जिसको हम लोग कायम को जो पानी की तरह हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाइल कहलाता है। ये चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के द्वारा कर लिया जाता है। जो आपने देखा यहाँ पर आपका जो छोटी आंत को 3 भाग में बांटे थे, आपका डिओडेनम, आपका जेजुनम और इलियम। तो इलियम जो है, इलियम क्या काम करता है कि अब जो चाइल जो बन गया, वो चाइल को क्या करता है? आपका न्यूट्रिएंट्स जितना होता है उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और बिलाई के द्वारा, उसमें क्या है? इलियम में क्या है? बिलाई, छोटा छोटा आप देखिएगा, आप देखिए जब खस्सी उस्सी कटता है तो उसका आप आंत जब देखिएगा, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या निकलता है? छोटा आपका रुई के तरह कहेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो वो क्या है? इलियम है। क्या है? आपका भिलाई, उसको भिलाई कहते हैं। और ये भिलाई के द्वारा क्या होता है? ये उसको आपका न्यूट्रिएंट्स को सोख लिया जाता है और वो क्या है? रुधिर कोशिकाओं में के द्वारा रुधिर में मिला दिया जाता है। रुधिर कोशिका वहां पर क्या है? आपका भिलाई में स्थित है, तो वो क्या करता है? रुधिर में उसको क्या करता है? ब्लड में मिला दिया जाता है तथा रुधिर संचार के द्वारा विभिन्न भागों में क्या होता है? वितरित कर दिया जाता है। ये फिर विभिन्न भागों में क्या हो जाएगा? वितरित हो जाता है। अब ये जो है वितरित, तो न्यूट्रिएंट सब वितरित हो गया और अवशोषित भी कर लिया। जो आपका सिट्ठी जो बच गया तो वो क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन, आहार नाल के अगले भाग बड़ी, ये आपका देखिए ये क्या होता है? आहार नाल का आप बड़ा भाग, ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा वाला है, ये बड़ा भाग। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? बड़ा आपका बड़ी आंत से जुटा हुआ है। अब यहाँ पर क्या रहता है? आहार नाल के अगले भाग की बड़ी आंत में खुलती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? ये छोटी आंत का आपका लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। ये 2 भाग में बटा होता है। ये अगला भाग कोलोन कहलाता है। इसका अगला भाग यहाँ पर वाला जो भाग कहलाएगा कोलोन, और आपका निचला भाग रेक्टम कहलाएगा। यहाँ पर का भाग कोलोन कहलाएगा और यहाँ पर का भाग आपका रेक्टम कहलाएगा। तथा ये रेक्टम को हम लोग मलाशय कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? रेक्टम के भाग को आपको क्या कहते हैं? हम लोग मलाशय कहते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है।
देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक यहाँ पर एक छोटी सी नली होती है, ठीक है भाई, छोटी सी नली होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिक्कम। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जहाँ पर मेल होता है उसको क्या कहते हैं, वहाँ पर हम लोग नली होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्कम। सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसा रचना है, देखिए सिक्कम के शीर्ष पर यहाँ पर एक अंगुली जैसा रचना है जिसका सिरा बंद होता है, जैसे इसका सिरा क्या है, बंद है। तो यहाँ पर का सिक्कम का आपका सिक्कम के आसपास एक जैसी रचना है जो बंद रहती है, इसी को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहलाता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, इसमें आपका आहार नाल में इसका अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। यह एक अवशेषी अंग है। यह क्या है, एक अवशेषी अंग है। इसको कहते हैं वेस्टिकल ऑर्गन है। ये क्या है, वेस्टिकल ऑर्गन है। कोलोन 3 भाग में बटा रहता है। कोलोन क्या रहता है भाई, तो 3 भाग में बटा रहा है। यहाँ पर का जो कोलोन है इसको 3 भाग में बटा रहता है। जो ऊपरीगामी कोलोन, इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं 3 भाग में बटा रहता है। ऊपरीगामी कोलन, दूसरा कहते हैं अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स कोलन, और तीसरा कहते हैं आपका अधोगामी कोलन। ये आपका बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये 3 भाग में बटा रहता है। पहले को कहेंगे ऊपरीगामी कोलन, दूसरा को कहेंगे ट्रांसवर्स कोलन, और तीसरा को कहते हैं आपका अधोगामी कोलन, ठीक है। अब देखिए भाई, अधोगामी कोलन जो होता है, अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। ये आपका 3 भाग में हो गया। ये अधोगामी कोलन का कहाँ खुला, आपका ये रेक्टम में खुल गया। और जो अंत में मल द्वार एनस के द्वारा शरीर से ये जुड़ा रहता है, शरीर के बाहर खुलता है। ये आपका अधोगामी जो है ये रेक्टम में खुलता है। जो अंत में क्या होता है, अंत में मल द्वार एनस के द्वारा शरीर के बाहर खुल जाता है। ये क्या है, एनस। अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है, फीकल मैटर जो बन गया, अब ये क्या होता है, ये यहाँ से क्या होता है, आपका अपचा भोजन इलियम से कोलन में प्रवेश कर जाता है और रेक्टम में पहुंच जाता है। धीरे धीरे क्या हो गया, आपका रेक्टम में पहुंच गया। और बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो जल आ रहा था, जो जल था ज़्यादा, तो वहाँ क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। और अपचे भोजन का अतिरिक्त जल अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित हो जाता है। और आपका किडनी के सहारे क्या रहता है, वहाँ पानी जो है ये पेशाब में, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और वहाँ आपका संग्रहित हो जाता है और धीरे वो पेशाब के रास्ते से आपका क्या होता है, वो आपका निकल जाता है। और बाकी जो है आपका जो अपचा भोजन है वो धीरे धीरे क्या होता है, रेक्टम में आपका जमा हो जाता है। यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से आपका बाहर निकल गया। तो मेरे प्यारे बंधु, हम लोग जो आज देखे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, पूरा बृहद आपका विस्तृत रूप से हम लोग आज वर्णन किए हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी आप लोग हमारा क्लास आप लोग देख रहे हैं अथवा जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि भाई अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का बायोलॉजी क्लास में हम लोग जो पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो मेरे प्यारे बंधु, इसको क्या करेंगे, आप डायग्राम के साथ इसको क्या करेंगे, बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि क्या आपने सीखा। तो इसी शब्दों के साथ फिर आपको कल मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।